कॉपी में हेडिंग डाल लें आप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 8, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 8, वहां से आप इसका स्टेटमेंट लिखें कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसमें लिखा है आपके पास कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of its primes and the factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बेसिकली जो उसके फैक्टर्स हैं वो यूनिक रहेंगे, फैक्टराइजेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। फैक्टराइजेशन कभी भी चेंज नहीं होगा, जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बेसिकली सेम रहेंगे। ये बात कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नोट कर लें। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ध्यान से सुन लें। आप लोगों ने प्राइम नंबर्स पढ़े हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएं या वन से अलग दो फैक्टर हो जाएं तो वो कंपोजिट कहलाते हैं। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारे पास होता है 4। वो इसलिए क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, यानी कि इसके 3 फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। तो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि ये एक कंपोजिट नंबर है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है वो सुन ले ध्यान से। उसने ये बोला कि हर कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक रहता है। क्या मतलब है इस बात का? जैसे आपने एक कंपोजिट नंबर लिया 6, जी हाँ, आपने कंपोजिट नंबर लिया 6, आपने 6 के फैक्टर्स बनाए तो वो आपके पास आए 2 into 3। ये आपके पास 2 into 3 फैक्टर्स आ गए कंपोजिट नंबर के। अगर मैं 6 की पावर यहाँ 1 ले रहा हूँ तो 2 into 3 आ रहा है, और अगर मैं 6 की पावर 2 ले लेता हूँ यहाँ पर तो हमारे पास 2 raised to की पावर 2 into 3 raised to की पावर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 बार 2 आएगा और 2 बार 3 आ जाएगा। 2 और 3 के अलावा कोई और फैक्टर इसके अंदर नहीं आएगा, सिर्फ 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर्स रहेंगे। आप 6 की पावर 3 लेके देख लो, उसके फैक्टर बनाओ तो 3 बार 2 आएगा, 3 बार 3 आएगा। 2 raised to की पावर 3 into 3 raised to की पावर 3। देखो थ्योरम क्या कहती है, रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को, चाहे वो 2 है, 4 है, 6 है, सॉरी चाहे वो 4 है, 6 है, 8 है या कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो थ्योरम ये कहती है कि आप हर कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर चाहे कुछ भी होगा मतलब चाहे 2 into 3 लिख लो, चाहे 3 into 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप 6 की कितनी भी पावर ले लो, चाहे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो उसके अंदर 4 बार तो 2 आएगा और 4 बार 3 आएगा, मतलब 2 और 3 के अलावा उसके अंदर और कुछ नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं, थ्योरम हमारी ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, और वो प्राइम फैक्टर्स अपने आप में यूनिक होते हैं। वो प्राइम फैक्टर्स अपने आप में यूनिक होते हैं, ऑर्डर चाहे उनका कुछ भी हो। देख लें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट क्लियर हो गया सभी को?
जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट आपने लिखा था, वैसे ही ये स्टेटमेंट है। ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको लर्न करने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर में। दोनों ही स्टेटमेंट आपको लर्न करने हैं, चाहे वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हो, चाहे वो आपके पास यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा हो। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास 5वां क्वेश्चन। आप एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन नंबर 5, इस पर लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट AHD क्वेश्चन, आया ही धरा। क्या कहता है 5वां क्वेश्चन, ध्यान से समझें पहले आप। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने ये कहा हमारे से कि चेक वेदर 6 रेज टू की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। उसने कहा चेक करिए क्या 6 की पावर n कभी भी 0 पर एंड होगा किसी नेचुरल नंबर n के लिए। भाई हमें नहीं पता, हमने क्या करा, रफ में पहले 2-3 नंबर ऐसे लिखकर देख लिए जो 0 पर एंड हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा 10, 20, 30, 40। 10 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 5, 20 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 3 इंटू 5, 40 के फैक्टर बनाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 50 के फैक्टर बनाए तो 2 इंटू 5 इंटू 5। इन सबको देखकर एक बात समझ में आ रही हमें कि जो भी नंबर 0 पर एंड होते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स के अंदर उनके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स के रूप में जरूर होते हैं। भाई क्योंकि 5 2 जा 10 और किसी भी नंबर की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो 0 पर एंड होगा, तो इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अब उसने हमें क्वेश्चन ये कहा कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। हमें नहीं पता, हमने यहां लिखा कि इफ, यदि 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0, if 6 raised to की पावर n एंड विद द डिजिट 0, then it must have 2 and 5 as its प्राइम फैक्टर्स। तो उसके प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 2 और 5 जरूर होगा। भाई कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है, हमने पढ़ा है कि उसके अंदर प्राइम फैक्टर्स के रूप में 2 और 5 जरूर होता है। तो अगर 6 की पावर n भी 0 पर एंड होगा तो ये जरूरी है कि उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 हो। बट मगर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3। मगर इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ क्या नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, 2 और 3। क्या इसमें 5 है? क्या इसमें 5 है? नहीं है, बिल्कुल ठीक जवाब। कई बच्चों ने रिप्लाई किया है कि नहीं है। इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 3 आ रहे हैं, तो 6 की पावर में कितनी भी लूंगा उसमें 2 और 3 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने ये कहा था कि जिसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 के प्राइम फैक्टर्स में अगर 5 नहीं है तो कभी भी इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आएगा। तो आप लिखेंगे यहां पर कि बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर, जी हाँ, एवरी कंपोजिट नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टर्स। तो हम ये कह सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ, इट इम्प्लाइज 6 रेज टू की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0।
इसका मतलब ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। 4 लाइनें हैं गिनती की। सबसे पहली लाइन में हमने ये बताया कि अगर 6 की पावर n को 0 पर एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 2 और 5 का होना जरूरी है। फिर दूसरी लाइन में हमने ये बताया कि भाई 6 के प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ हमारे पास 2 और 3 है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि हर कंपोजिट नंबर के यूनिक प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास है 6 की पावर n, ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। ठीक है जी। सिर्फ 4 लाइनें आपको लिखनी है। 3 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। देख लें क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो दोबारा बताऊं। निष्ठा का मैसेज आ गया है, क्लियर है। निशी का आ गया, बाकी स्टूडेंट्स का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आपको अभी दे रहा हूं करने के लिए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक क्वेश्चन है हमारे पास। सेम क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन और भी हैं। देखिए एक आधा और समझा देते हैं आपको, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं करने के लिए। समझिए, जो एक्स्ट्रा आपको इससे रिलेटेड और करने हैं वो लिख लें अपने पास। चेक वेदर, क्वेश्चन वही रहेगा पूरा जो बुक में लिखा है, बस 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n आ जाएगा। तो चेक वेदर 4 की रेज टू की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। वही सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हो गई, 4 रेज टू की पावर n। अगला आ सकता है 8 रेज टू की पावर n। उसके बाद आ सकता है हमारे पास 9 रेज टू की पावर n, और आ सकता है 12 रेज टू की पावर n, 15 रेज टू की पावर n, 18 रेज टू की पावर n। कोई भी आ सकता है। वो क्वेश्चन यही रहेगा कि चेक वेदर दीज नंबर्स कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब जैसे एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं मैं आपको, सेम पैटर्न पे ही। 4 रेज टू की पावर n वाला, 4 रेज टू की पावर n वाला दोबारा समझा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि दोबारा से रिपीट कर दें, इसलिए। जी हाँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ 4 रेज टू की पावर n। तो हम यहां लिखेंगे कि अगर 4 रेज टू की पावर n को 0 पर एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का होना जरूरी है। इट मस्ट हैव 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, बट प्राइम फैक्टर ऑफ 4 इज 2। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने 2 into 2 क्यों नहीं लिखा, 2 and 2 क्यों नहीं लिखा। अरे भाई, आपको उसके प्राइम फैक्टर्स में ये बताना है क्या क्या आ रहा है। तो उसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 ही तो आ रहा है। ऐसे ही जब आप 8 के लिए लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे बट प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज 2। 9 वाले केस में लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज 3। 12 वाले में लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इज 2 and 3। 15 में 3 and 5। 18 में 2 and 3। बाकी सारा का सारा यही रहेगा। बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टर्स। इट इंप्लाइज 4 रेज टू की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ये आपके पास बेसिक फंडामेंटल है। बाकी सारा काम सेम टू सेम रहेगा और इसके अंदर ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ इट इज क्लियर। आर्यव गुप्ता एंड परिबंसल। ये क्वेश्चंस अपने पास नोट कर लें आप, जो एक्स्ट्रा मैंने दिए हैं आपको। जैसे 8 की पावर n, 9 रेज टू की पावर n, 12 रेज टू की पावर n, 15 रेज टू की पावर n एंड 18 रेज टू की पावर n। तो ये आप अपने पास नोट कर लें।
हाँ अंश, अगर किसी के प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास 5 आ जाए और 2 ना हो, तब भी यही की यही स्टेटमेंट रहेगी। दोनों का होना जरूरी है, 2 भी हो 5 भी हो, तब वो नंबर 0 पर एंड होगा, नहीं तो वो नंबर 0 पर एंड नहीं होगा। जैसे आप 15 रेज टू की पावर n वाला करेंगे, तो आप लिखेंगे 15 रेज टू की पावर n एंड विद द डिजिट 0, देन इट मस्ट हैव 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इज 3 and 5, उसमें 2 नहीं है। तो लिखेंगे यही, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी कंपोजिट नंबर हैव यूनिक प्राइम फैक्टर्स, इट इंप्लाइज 15 रेज टू की पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। ठीक है अंशंगल? चलिए, अब ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और इससे रिलेटेड 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिए हैं। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 7 और था, जो मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था। वो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, और उसको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से उसको करना है। क्वेश्चन ये था कि एक सर्कुलर पार्क के अराउंड जो है, पहले समझ लें, ये स्टार्टिंग पॉइंट रखा, सोनिया और रवि दो अलग अलग पर्सन हैं जो कि इसके अराउंड चक्कर काट रहे हैं। वो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, सेम डायरेक्शन में मूव करे और सेम टाइम पर चले। सोनिया को एक चक्कर पूरा करने के लिए 18 मिनट का समय लगता है, तो एक चक्कर 18 मिनट के बाद पूरा होगा, दूसरा 36 के बाद, तीसरा 54 के बाद, अगला 72 के बाद। इस तरीके से राउंड पूरे होते चले जाएंगे। यानी कि 18 मिनट के बाद सोनिया वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी, फिर 36 मिनट के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा, फिर 54 मिनट्स के बाद शी विल अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड इन द सेम वे आफ्टर मल्टीपल्स ऑफ 18 वो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगी। ऐसे ही बिल्कुल रवि की बात करें तो रवि पहला चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लेता है, दूसरा चक्कर उसका 24 मिनट में, अगला 36 मिनट में, अगला 48 मिनट में, इस तरीके से पूरा होगा। तो पहले चक्कर के बाद जब रवि यहाँ पहुंचेगा स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो 12 मिनट हो चुके होंगे। दूसरे चक्कर के बाद जब रवि पहुंचेगा तो यहाँ पर 24 मिनट हो चुके होंगे, तीसरे चक्कर पे 36 मिनट हो चुके होंगे। इस तरीके से टाइम आगे चलता चला जाएगा। तो वो ये पूछ रहा है कि वो कम से कम टाइम बताइए जिस पर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे। ठीक है जी, वो कम से कम टाइम, तो हम देख रहे हैं कि वो कम से कम टाइम 36 मिनट्स है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना था। क्या निकालना था हमें? इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इनका एलसीएम निकालना था हमें। याद रखना, अगर वो नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे तो होता है एचसीएफ, और वो नंबर चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो जाए तो वो होता है एलसीएम। ये तो सिर्फ समझाने का काम था, क्वेश्चन को करना कैसे है वो देख लीजिए आप ये लिखेंगे, टाइम टेकन बाय सोनिया फॉर वन राउंड इक्वल्स टू 18 मिनट्स, देन टाइम टेकन बाय रवि फॉर वन राउंड equals to 12 minutes, since they both start from the same point, they both start from the same point at the same time, at the same time, and move in the same direction, and move in the same direction. So they meet at starting point after, जी हाँ, LCM of 18
एंड 12, इतने मिनट्स के बाद वो जाकर स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो इसका एलसीएम निकाल रहे हैं अब हम। 18 के फैक्टर बने 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर बनाए आपने 2 इंटू 2 इंटू 3, एलसीएम निकालना है मेरे बच्चे। तो जो दोनों में कॉमन है वो तो एक बार, और जो बच गया वो सारा 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36, तो इक्वल्स टू 36 मिनट्स। तो आप लिख देंगे इतने टाइम के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मिले। ये आपके पास इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। देख लें एक बार, क्लियर हो गया सभी को या कहीं कुछ समझाने की आवश्यकता है? वैसे तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, सिर्फ मैंने आपको जो बताया है वो इसलिए ताकि आपको लैंग्वेज क्लियर हो जाए कि कैसे लिखना है। बेटे रिपीट वाला तो उदित इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। 18 मिनट और 12 मिनट का समय लग रहा है। 18 मिनट का समय सोनिया को लगता है एक राउंड में, और 12 मिनट का समय रवि को लगता है एक राउंड में। अब उसने बोला दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हुए, सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में उन्होंने मूवमेंट लिया। तो उसने हमारे से ये बोला है कि हमें किस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि कितनी देर बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। तो हमने दोनों का एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकालने का प्रोसीजर आपको पहले सिखाया हुआ है मैंने। तो आपने एलसीएम कैलकुलेट करा, यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट कर लिया और आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। अब काम क्या करना है आपको वो लिख लें। कल आपको मैंने क्या चीज रिपीट करने के लिए दी थी? कल के वर्क में ग्रुप पर डाला था होमवर्क मैंने, दोपहर वाले बैच के लिए। एमसीक्यू और टेस्ट योरसेल्फ दिए थे, ठीक है, आर एस अग्रवाल से। तो आज आप लोग ऐसा करेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 पूरी पूरी रिपीट करेंगे। नोट डाउन प्लीज, यू हैव टू रिपीट एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2। ग्रुप पे भी होमवर्क डाल दें प्लीज। कोई बात नहीं, अगर दे दिया था तो दोबारा करेंगे, जितनी बार रिपीट करें उतना कम होता है। बस आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।